गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि 18वीं सदी के मध्य तक मानव ने सभ्यता व संस्कृति के अंदर जो प्रगति की थी उसमें उसका अपना श्रम तथा पशुओं का श्रम ही सक्रिय रहा था। लेकिन 1750 ईस्वी के आसपास शक्ति चालित मशीनों का निर्माण शुरू हो गया था, जिनके द्वारा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। अब हाथ का श्रम गौण हो गया था। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया था, जहां बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होने लगा। हजारों किसानों ने अपने खेतों को छोड़कर कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया। इन सभी परिवर्तनों का आधारभूत कारण औद्योगिक क्रांति था। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। विश्व के आर्थिक इतिहास में क्रांति शब्द का विशेष महत्व है। सामान्यतः यह शब्द रक्त रंजित विद्रोह या विप्लव अथवा हिंसात्मक विस्फोट का संकेत देता है, जिससे राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति तथा 1917 में रूस की क्रांति में हुआ। परंतु चूंकि आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्राय धीमी होती है अतः उसमें रातों रात परिवर्तन संभव नहीं होता। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में जो मौलिक तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उनसे उत्पादन की पद्धतियों, मात्रा तथा संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो गए और आर्थिक जगत में नए युग का सूत्रपात हुआ। इसलिए इन परिवर्तनों को क्रांति की संज्ञा दी गई है। इतिहासकार डेविस का मत है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के उपायों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। दूसरे शब्दों में, औद्योगिक क्रांति उद्योगों और उपज संबंधी वह क्रांति है जिससे श्रम का सामूहिक रूप से उपयोग किया, परंतु उसका लाभ श्रम करने वालों को नहीं अपितु पूंजी लगाने वाले चंद लोगों को ही मिला है। प्रोफेसर ए बिर्निक ने उपयुक्त परिवर्तनों के संदर्भ में लिखा है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन इतने गहरे एवं व्यापक थे, एवं दोषों के अनोखे सम्मिश्रण में इतने दुखदायी तथा भौतिक उत्थान और सामाजिक त्राण के संयोग में इतने नाटकीय थे कि उन्हें क्रांतिकारी कहना ही उचित है। वस्तुतः इन परिवर्तनों के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नल्ड टॉयनबी ने किया था। इस संबंध में श्रीमती LCA नोवेल्स ने लिखा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, वरन इसलिए कि पूर्ण होने पर यह परिवर्तन पूर्णतया मौलिक थे। इतिहास के एक अन्य विद्वान साउथगेट ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उद्योगों को ऐसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, जिनके कारण इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन पद्धति, संगठन तथा प्रबंध में जो मौलिक परिवर्तन हुए, उन्हें सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता था। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का काल क्या रहा है। औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है जो आज भी जारी है। इसके अभ्युदय में अनेक तत्वों और परिस्थितियों का सहयोग रहा है। इतिहासकारों में औद्योगिक क्रांति के काल के संबंध में मतभेद है। प्रोफेसर हैफ इसका काल 1550-1890 बताते हैं, जबकि अर्नल्ड टॉयनबी इसका काल 1760-70 से 1830-40 निर्धारित करते हैं। श्रीमती नोवेल्स 1770 से 1914 बताती हैं। अनेक अर्थशास्त्री इसका काल 1760 से 1914 स्वीकार करते हैं और इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार 1760 से 1830 के मध्य को इसका प्रथम चरण मानना चाहिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के आविष्कार तथा कारखाना पद्धति का विकास हुआ, और 1830 से 1914 तक के समय को इसका दूसरा चरण मानना चाहिए, जबकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, विविधता, जटिलता और यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। अब प्रश्न उठता है कि आखिर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप
मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए। पहली बात तो यह कि उत्पादन का जो काम पहले मानवीय हाथों के द्वारा किया जाता था, अब वह मशीनों से किया जाने लगा। शुरू में इन मशीनों को जल शक्ति से चलाया जाने लगा, बाद में वाष्प शक्ति से और फिर विद्युत शक्ति से। मशीनों के निर्माण के लिए पहले लोहे का प्रयोग किया गया और फिर अब इस्पात का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के क्षेत्र में भी पशुओं के स्थान पर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मशीनों का प्रयोग बड़े बड़े खेतों में ही लाभदायक होता था, अतः छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए। अभी तक किसान लोग थोड़ी सी पूंजी के सहारे कृषि कर्म करते आ रहे थे। मशीनों तथा बड़े कृषि फार्मों के चलन से अब कृषि के क्षेत्र में भी पूंजी का महत्व बढ़ने लगा था। यातायात के साधनों में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। उपयुक्त परिवर्तनों के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का भी विस्तार होता चला गया। औद्योगिक क्रांति से पूर्व की स्थिति, इसमें यूरोप की सामान्य स्थिति। 18वीं सदी के यूरोप में सामंती व्यवस्था का दबदबा था। उद्योग धंधों का नियंत्रण गिल्ड पद्धति द्वारा किया जाता था। सामंती व्यवस्था में सर्वसाधारण को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सामंतों को अपने किसानों तथा दासों पर पूरा अधिकार था और ये लोग भी अपने स्वामी की सेवा में उसके आदेशों का पालन करना अपना कर्तव्य मानते थे। किसानों को अपने स्वामी के अनेक काम बेगार में करने पड़ते थे। मज़ेदार बात तो यह थी कि सामंत की स्वीकृति के बिना किसान अपना गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह स्थायी रूप से नहीं बच सकता था। इसी प्रकार की स्थिति उद्योग धंधों में थी। व्यापार वाणिज्य कम होता था और जो कुछ भी होता था वह भी गिल्ड्स संघों के नियंत्रण में था। प्रत्येक उद्योगों एवं व्यवसाय को अपना एक गिल्ड होता था और उस संघ के सदस्यों को ही उस धंधे को करने की अनुमति दी जाती थी। औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 8-10 वर्ष तक किसी निपुण कारीगर की सेवा में रहना पड़ता था। वह अपना स्वतंत्र कारोबार नहीं कर सकता था। संक्षेप में आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव था। बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड की। बात करते हैं हम लोग, जिस तरह से हमने यूरोप की स्थिति देखी, अब इंग्लैंड की स्थिति को भी हम लोग देख लेते हैं। 18वीं सदी के मध्य तक इंग्लैंड मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। उसकी 77% जनता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपनी जीविका चलाती थी। कृषि की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक न थी। कृषि के पुरातन तरीकों, खुले खेतों की पद्धति, भूमि का उपखंड तथा उपविभाजन एवं अवैज्ञानिक कृषि संगठन से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ था। देश की केवल 5% जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई थी। लोहा, इस्पात, ऊनी सूती वस्त्र उद्योग, कोयला तथा अन्य उद्योग अपने वर्तमान रूप में नहीं पाए जाते थे। ज़्यादातर उत्पादन कार्य कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता था। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में लौह उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, कागज छपाई, सीसा तांबा उद्योग तथा कुछ अन्य उद्योग विकसित जरूर हो चुके थे। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड उद्योग के क्षेत्र में श्रमंती के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। औद्योगिक विकास तथा यातायात साधनों के विकास में प्रगति की गति काफ़ी मंद रही, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार का अधिक विकास नहीं हो पाया। इसकी तुलना में आंतरिक व्यापार अधिक था। व्यापार वाणिज्यवादी सिद्धांतों पर आधारित था। 1700 ईस्वी में कुल निर्यात जहां 70 लाख पाउंड था, वहीं 1767 तक बढ़कर 145 लाख पाउंड हो गया था। परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण अब इंग्लैंड का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ कम होता जा रहा था और उपनिवेशों के साथ बढ़ता जा रहा था। औपनिवेशिक व्यापार में वृद्धि से जहाजरानी उद्योग को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। 18वीं
सदी के मध्य इंग्लैंड में यातायात के साधन अत्यंत अविकसित अवस्था में थे। सड़कों की दशा दयनीय थी। स्थल यातायात काफ़ी खर्चीला, धीमा तथा खतरे से परिपूर्ण था। 1660 से 1760 के मध्य आंतरिक जल मार्गों के विकास की दृष्टि से नदियों को गहरा किया गया तथा नहरों का निर्माण किया गया, फिर भी विशेष प्रगति संभव नहीं हो पाई थी। 1696 ईस्वी में के आसपास इंग्लैंड की आबादी लगभग 55 लाख थी। 1760 ईस्वी में बढ़कर यह 90 लाख हो गई। देश की लगभग 70% आबादी गांवों की थी और 30% शहरों की थी, परंतु अब अनुपात उल्टा हो गया। अब शहरों की आबादी 80% हो गई और गांवों की आबादी 20% रह गई। समाज में दो वर्गों, उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग की प्रधानता थी। उत्पादन की घरेलू पद्धति होने के कारण नियोजक तथा नियोजित के आपसी संबंध अच्छे थे। मजदूरों का अधिक शोषण नहीं होता था, इसलिए वर्ग संघर्ष का जन्म नहीं हो पाया। भूमिपतियों का ब्रिटिश संसद में प्रभुत्व था। व्यापारी, उद्योगपति तथा महाजनों का संसद में प्रतिनिधित्व न होने से उनके हितों की सुरक्षा पर कम ध्यान दिया जाता था। उद्योगों तथा व्यापार के विकास में सरकार की रुचि प्रेरणास्पद नहीं कही जा सकती। उपनिवेशों का शोषण करना सरकारी नीति का उद्देश्य था। प्रोफेसर कोल के शब्दों में, औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड एक व्यापारिक दृष्टि से उन्नत तथा औद्योगिक प्रगति में प्रेरणास्पद था, न कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत एवं व्यापारिक खोज करने वाला राष्ट्र। तो प्रोफेसर कोल के शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि इंग्लैंड व्यापारिक दृष्टि से उन्नत तो जरूर था और औद्योगिक प्रगति के लिए प्रेरणास्पद भी था, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से वह उन्नत एवं व्यापारिक खोज करने वाला राष्ट्र नहीं था। ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, क्योंकि यह अधिकतर क्वेश्चन किया जाता है कि इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात क्यों हुआ, किसी अन्य देश से क्यों नहीं हुआ। तो वो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करते तो टाइम ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने चाहा कि उसको अलग से कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात इंग्लैंड में क्यों हुआ इसके बारे में जानेंगे।